एक साबुन से 5 रुपए कमा के कोई अमीर बनता है? क्यों संजीव? शायद नहीं। अगर मैं आप लोगों को एक साबुन दे दूं, ये लो साबुन बेचो, आप कहोगे सर ये क्या 5 रुपए कमा के भला कौन अमीर बनता है? इसलिए 10 रुपए लिखा, भला 10 रुपए बेच के भी कोई अमीर बनता है? नहीं बनता। मगर लक्स कंपनी का मालिक बहुत अमीर है। सवाल है कैसे? तो जो अमीरी है वो उस मार्जिन में नहीं छुपी है। अमीरी जो है वो वॉल्यूम में छुपी है, वॉल्यूम। एक अनुमान के मुताबिक, मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे अनुमान के मुताबिक जो मैंने एक डेटा पढ़ा था कहीं पर, एक साल में लगभग 30 करोड़ साबुन लक्स के ये कंपनी बेचती है। कितने? 30 करोड़। 30 करोड़। और हर साबुन पे अगर 5 रुपए की बचत होती है तो कितना करोड़ हो गया? 150 करोड़। 150 करोड़। तो 150 करोड़ का शुद्ध मुनाफा खाली एक प्रोडक्ट पर ये कंपनी कमाएगी। अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना हुआ? लगभग 12-13 करोड़ रुपया हो गया है ना। 12.5 करोड़ रुपए अब महीने का हो गया। 12.5 करोड़ तो हो गए ना अमीर। अब ऐसा खाली एक साबुन नहीं है, उनके पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। हर एक में किसी में 2 रुपए मार्जिन, किसी में 3 रुपए मार्जिन, किसी में 5 रुपए मार्जिन। तो मार्जिन की प्रॉब्लम नहीं है, अमीरी छुपी है वॉल्यूम में। तो अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, पहली जरूरत क्या है? एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट। और अगर आप उसका वॉल्यूम बेच पाए तो आप अमीर हो जाएंगे। क्या ये फार्मूला समझ में आता है सबको? यस सर। अब सवाल ये कि वॉल्यूम कैसे बेचें? 30 करोड़ साबुन बेचने का मतलब है 30 करोड़ कस्टमर चाहिए। कहना आसान है, 30 करोड़ कस्टमर, पूरे भारत में 150 करोड़ लोग रहते हैं, यानी उसका 20% कस्टमर तक पहुंचना। एक स्टेट, एक शहर, गांव, देहात। तो आपने नोटिस किया होगा, आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, हर छोटे बड़े दुकानदार के पास लक्स साबुन पड़ा हुआ है। नोटिस किया आपने? बिल्कुल सर। बोलते हैं तो लक्स जो की कंपनी है उसने पूरे भारत में होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर का एक पूरा जाल बिछा रखा है जिसे नेटवर्क कहते हैं। कंपनी का लक्स का साबुन चलता है मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, जो कि पूरे हर स्टेट में बैठे हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के आगे होलसेलर का नेटवर्क है, होलसेलर के आगे रिटेलर का नेटवर्क है, और ऐसे कंपनी से चलकर एक साबुन पूरे भारत के गांव-गांव, देहात में हर छोटी बड़ी दुकान में पड़ा हुआ है, जहां कस्टमर जाके उस प्रोडक्ट को खरीदता है। तो कंक्लूजन है 3 चीजें। पहला, आपके पास एक क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए जो कस्टमर को पसंद आए। दूसरा, उसका वॉल्यूम बेचना है, मगर वॉल्यूम बेचने के लिए तीसरी चीज क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए। तो नेटवर्क की ताकत ही आपको अमीर बना सकती है। अगर नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो आप अमीर नहीं हो सकते। तो आप कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत रईस है, करोड़ोंपति अरबोंपति आदमी है, आप उसके बारे में जानिए तो आप पाएंगे हर व्यक्ति के पास एक नेटवर्क है। कोका कोला ने एक नेटवर्क बनाया जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। आप कोई भी चीज अपने घर में किचन में उठाइए जो ब्रांडेड है, चाहे वो बाटा हो, तो आपको पूरे भारत में, विश्व में बाटा के शोरूम मिलेंगे। तो जिनका नेटवर्क है, जिनका नेटवर्क है, वो ज्यादा कस्टमर तक पहुंचे हैं, उन्होंने वॉल्यूम क्रिएट किया है, और वॉल्यूम क्रिएट करके उन लोगों ने क्या किया? खूब सारा पैसा कमाया। बिना वॉल्यूम क्रिएट किए, बिना नेटवर्क बनाए वॉल्यूम नहीं होगा, और बिना वॉल्यूम के पैसा नहीं आएगा। अब आप कहेंगे सर हम इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं पूरे भारत में जाके? पूरे कैसे होगा? क्या ये एक आम आदमी भी कर सकता है? तो 2000% कर सकता है, क्योंकि जितने भी रईस आपने देखे हैं उनमें से 90% लोग आप जैसे, मेरे जैसे लोग हैं, जिन्होंने कभी ना कभी, उन्होंने
जिंदगी नीचे से शुरू करी है। सिर्फ 10% अमीर लोग हैं जो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, बाकी सब आप जैसे मेरे जैसे हैं जिन्होंने जीवन में तरक्की की है। सबने नेटवर्क क्रिएट किया है, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने भी नेटवर्क क्रिएट किया। मैं एक छोटे से कमरे में, हम लोग 7 लोग परिवार के रहते थे किराए पे, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 20-25 साल पुरानी बात। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ एक आदमी की जो बिल्कुल हमारे बिजनेस जैसी है। ग्लेज ने आपको एक नहीं 250 प्रोडक्ट दे रखे हैं आपके हाथ पर, सब एक से एक बढ़कर, एक से एक क्वालिटी के। तो पहली नीड आपकी पूरी हो गई, आपके पास प्रोडक्ट है। दूसरी नीड आपको नेटवर्क बनाना है, और तीसरा वो नेटवर्क ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नेटवर्क होना चाहिए जहां हर व्यक्ति हर महीने 2-2.5 हजार रुपए के प्रोडक्ट ग्लेज के खरीदे भी और इस्तेमाल भी करे। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जिस स्टोरी को सुनोगे आप तो आपका दिल खुश होगा। ये स्टोरी अमेरिका की स्टोरी है। इसको आप अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिएगा, बेशक पेन पेपर लेके इस व्यक्ति का नाम भी लिख लीजिएगा। 1940 की बात है। अमेरिका के अंदर 2 भाई थे, मैक एंड डिक। ये जो दोनों भाई थे, इनका अपना एक फास्ट फूड स्टैंड था जहां पर ये लोग हैमबर्गर बेचा करते थे। और ये लोग जब हैमबर्गर बेचते थे तो इनका डेफिनेटली, मैंने पहली चीज आपको बोली कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो इनका हैमबर्गर बहुत स्वाद था और बहुत अच्छा था। तो लोग लाइन लगा के इनके उस रेस्टोरेंट से हैमबर्गर खरीदा करते थे। खूब सेल थी इनकी, खूब पैसा कमाते थे दोनों जने। जैसे अभी आप देखते होंगे भारत में भी कई शहरों में कोई ना कोई रेस्टोरेंट बहुत फेमस होता है। इनके पास ना एक सेल्समैन आता था, उस सेल्समैन का नाम था रे क्रॉक। और वो सेल्समैन इन्हें क्या बेचता था? मिल्क शेक की मशीनें बेचता था। जो मिल्क शेक होता है ना, दूध का शेक, उसकी मशीनें बेचता था, क्योंकि ये लोग आगे अपने ग्राहकों को मिल्क शेक बना के भी खिलाते थे साथ। वो इनका बिजनेस देखता था कि लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। तो एक दिन उसने इन दोनों भाइयों के आगे, मैक के आगे, एक प्रपोजल रखा कि भाई तुम तो यहाँ पे अपना ये बिजनेस कर रहे हो, तुम मुझे अपने इस बिजनेस की मास्टर फ्रेंचाइजी दे दो। मैं यहां से दूर किसी शहर में आपकी मास्टर फ्रेंचाइजी खोल लेता हूं, और मैं जो पैसे कमाऊंगा आपको मैं रॉयल्टी दूंगा। आपने फ्रेंचाइजी और मास्टर फ्रेंचाइजी वर्ड सुना है? फ्रेंचाइजी का मतलब, फ्रेंचाइजी का बिजनेस डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे काम करता है। फ्रेंचाइजी का मतलब यह है कि वो इनसे ये कह रहा था, रे क्रॉक ने इनसे कहा कि आप मुझे अपने इस रेस्टोरेंट की ट्रेनिंग दो कि आप कैसे बर्गर बनाते हैं, कैसा सब कुछ करते हैं। एक एक चीज मुझे, यहाँ तक कि कौन सी मशीन, कौन सा बर्तन, कौन सा आलू, कौन सा, सब कुछ मुझे एज इट इज सिखाओ, ताकि मैं इसका हूबहू सेम रेस्टोरेंट कहीं दूसरी जगह खोल सकूं। तो इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी लेना। फ्रेंचाइजी मतलब डुप्लीकेशन। जैसे आपने देखा होगा हल्दीराम बड़े सारी जगह खुले हैं, तो हल्दीराम बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनको बोलते हैं फ्रेंचाइजी डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेशन का सिद्धांत ये कहता है कि अगर सब कुछ डुप्लीकेट हुआ है तो सफलता भी डुप्लीकेट हो जाएगी। तो उसने, दोनों भाइयों ने सोचा हमारा तो यहाँ काम चल रहा है, इसको मास्टर फ्रेंचाइजी दे देते हैं, हमारा क्या जाएगा, हमारे को बैठे बिठाए प्रॉफिट आएगा, इन्वेस्टमेंट इसकी, सब कुछ इसका, हम तो सिर्फ इसको सिखा रहे हैं काम कैसे करना। तो उन्होंने इसकी बात मान ली, और रे क्रॉक ने 1955 में अमेरिका में एक स्टेट है इलियन, वहां पे जाकर इनकी मास्टर फ्रेंचाइजी खोली। फ्रेंचाइजी और मास्टर फ्रेंचाइजी में ये फर्क होता है कि मास्टर फ्रेंचाइजी जो होती है वो आगे भी फ्रेंचाइजी दे सकती है, लेकिन फ्रेंचाइजी आगे फ्रेंचाइजी नहीं दे सकती। यानी मास्टर फ्रेंचाइजी अपनी डायरेक्ट मार सकती है, मगर फ्रेंचाइजी डायरेक्ट नहीं मार सकती। तो रे क्रॉक ने 1955 में इनकी मास्टर फ्रेंचाइजी ले ली, और इनके रेस्टोरेंट का नाम था मैकडोनल्ड। 1956 में, 1956 में रे क्रॉक ने जब देखा मेरा रेस्टोरेंट बिल्कुल चल पड़ा,
बिल्कुल हूबहू उसने बनाया सब कुछ, उसने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं किया छोटी से छोटी चीज में। जो उनके यहाँ बर्गर बनता था हूबहू सेम स्वाद का, सेम चीज का बर्गर इधर भी बनता था। तो 1956 में अब रे क्रॉक ने सोचा कि मुझे डायरेक्ट मारनी चाहिए, यानी कि मुझे आगे फ्रेंचाइजी खोलने का एक नेटवर्क खड़ा करना चाहिए। तो उन्होंने एक बिजनेस प्रपोजल तैयार किया, वो लोगों के पास गए, उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ पैसा इन्वेस्ट करिए, मैं आपको एक रेस्टोरेंट खुलवाऊंगा। आपको क्या करना है, आपको एक रेस्टोरेंट बनाना है, सारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी, रॉ मटेरियल आपका, सब कुछ आपका, सारे पैसे आप लगाओगे, मैं सिर्फ आपको ये बर्गर और ये जो हमारे यहाँ